वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को और कुछ प्रॉपर्टीज़ जो इस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के साथ रिलेटेड है, जैसे डक्टिलिटी, टफनेस, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी वगैरह। ठीक है, हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अल्टीमेट पॉइंट के बाद ये स्ट्रेस क्यों डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कर्व दिया गया है वो एक टिपिकल कर्व है मेटल्स के लिए। ठीक है, टिपिकल फॉर मेटल्स। ये किसी भी मटेरियल का स्पेसिफिक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व नहीं है। ठीक है ना, ये बेसिकली स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के प्रॉपर्टीज़ को समझाने के लिए बुक्स में इस कर्व को दिया जाता है। और ये जो कर्व है ये मेटल्स का जो स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप होता है उसके करीब है, यानी स्टील का जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है वो भी इसी तरह है। ठीक है, तो अगेन ये किसी मटेरियल का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व नहीं है, बल्कि एक जेनेरिक, एक जनरल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है जो कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के प्रॉपर्टीज़ को समझाने के लिए बुक्स में दिया जाता है। ठीक है, तो किस तरह से हम ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हासिल करते, बेसिकली हम क्या करते हैं कि मटेरियल्स के ऊपर टेस्ट करते हैं। ठीक है, और टेस्ट हम दो तरह से कर सकते हैं। एक तरह के टेस्ट जो है उसमें हम मटेरियल के ऊपर कांस्टेंट फोर्स या स्ट्रेस अप्लाई करते हैं। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फोर्स और स्ट्रेस कंट्रोल। ठीक है, फोर्स और स्ट्रेस कंट्रोल। तो इसमें क्या होता है कि हम मटेरियल के ऊपर स्ट्रेसेस अप्लाई करते हैं, कंट्रोल स्ट्रेसेस। ठीक है, इंटरवल्स में, और स्ट्रेन मेजर करते हैं और फिर बाद में स्ट्रेन वर्सेस स्ट्रेन को प्लॉट कर देते हैं। ठीक है, तो लेट से मैंने जीरो से स्टार्ट कर दिया। अगर लेट से मैं फोर्स को डिस्कस करूँ, ठीक है, तो फिर 5 न्यूटन तक मैंने अप्लाई किया, फिर मैंने 10 न्यूटन तक अप्लाई किया, देन 15 न्यूटन तक। ठीक है, और अगर स्ट्रेस के टर्म्स में बात करें 5 PSI, 10 PSI, 15 PSI। ठीक है, और इन स्ट्रेस या फोर्स वैल्यूज के आगे मैंने स्ट्रेन्स को मेजर किया। ठीक है, और फिर इनको आपस में प्लॉट कर लिया। ठीक है ना, अब जो दूसरा टाइप ऑफ टेस्ट हम कर सकते हैं वो है डिस्प्लेसमेंट कंट्रोल। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट या स्ट्रेन कंट्रोल। और इस टेस्ट में क्या होता है बेसिकली कि हम फोर्स इंक्रीज करने के बजाय डिस्प्लेसमेंट या स्ट्रेन इंक्रीज करते हैं। ठीक है, यानी स्ट्रेन या डिस्प्लेसमेंट इंटरवल्स में अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, जैसे 0 देन 5 mm डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, 5 mm मटेरियल को स्ट्रेच कर लिया। ठीक है, फिर उसके बाद 10 तक पहुंचा, इसी तरह से रेगुलरली 15 mm। ठीक है, कुछ स्पेसिफाइड इंटरवल्स में हम स्ट्रेन को इंक्रीज करेंगे और उसी के करस्पॉन्डिंग मटेरियल में कितना फोर्स या स्ट्रेस प्रोड्यूस हो गया वो मेजर करेंगे और आपस में दिन प्लॉट कर लेंगे। ठीक है, तो यूजुअली जो डिस्प्लेसमेंट कंट्रोल टेस्ट है ये ज़्यादातर किया जाता है, इसी से ही हमें ये पूरा या जो फुल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है ये मिलेगा। ठीक है, अब इस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में हमें जो सबसे पहला रीजन नज़र आता है वो है ये ओ ए रीजन। ठीक है, ये ओ ए रीजन जो है ये लीनियर रीजन है। ठीक है ना, अब आप लोगों को दो चीज़ें समझनी होगी। ठीक है, एक है लीनियर और एक है इलास्टिक। ठीक है, लीनियर एंड इलास्टिक। लीनियर का मतलब है कि ये स्ट्रेट है, ये लाइन स्ट्रेट है, और स्ट्रेट का मतलब क्या होगा कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है ये दो क्वांटिटीज। ठीक है, यानी एक को डबल करने से दूसरा भी डबल होगा, एक को हाफ करने से दूसरा भी हाफ होगा। ठीक है, इलास्टिक का मतलब रिबाउंड। ठीक है, कि अगर हम फोर्स को रिमूव करें तो बॉडी वापस अपनी पोजीशन पे आएगी। ठीक है ना, अब ये जो ओ ए रीजन है ये लीनियर भी है और इलास्टिक भी है। ठीक है, यानी स्ट्रेट भी है और मटेरियल वापस अपनी पोजीशन पे आएगा अगर हम स्ट्रेस को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो इसी ओ ए रीजन में जो लीनियर है, लीनियर इलास्टिक है, इसी में हुक्स लॉ वैलिड है। ठीक है, हुक्स लॉ वैलिड है। ठीक है ना, अब अगर हम ए पॉइंट से एक्सीड करते हैं, ठीक है, तो ये जो आप लोग देख सकते हो ये जो लाइन है या रिलेशन है ये अब स्ट्रेट नहीं है। ठीक है, यानी ये अब नॉन लीनियर हो गया। लेकिन स्टिल बी पॉइंट तक, अगर बी पॉइंट से पहले पहले बॉडी किसी पॉइंट पे है और हम स्ट्रेस को रिमूव कर देते हैं तो बॉडी वापस अपनी पोजीशन पे आएगी। ठीक है, यानी बी पॉइंट तक बॉडी क्या है, इलास्टिक रहेगी, वापस अपनी पोजीशन रीगेन कर लेगी। तो इस बी पॉइंट को फिर हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इलास्टिक पॉइंट। ठीक है, या इलास्टिक लिमिट। ठीक है ना, और इसी को हम यील्ड पॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है, और इस पॉइंट के ऊपर बॉडी के ऊपर जितना स्ट्रेस लगा हुआ है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं यील्ड स्ट्रेस। ठीक है, यील्ड स्ट्रेस। अब इस कर्व में जो बी पॉइंट है ये बेसिकली इस कर्व को दो रीजन में डिवाइड कर देता है। ठीक है, एक रीजन है इलास्टिक रीजन इस साइड पे, और इस साइड पे है प्लास्टिक रीजन। ठीक है, यानी बी पॉइंट से पहले पहले अगर हम बॉडी से स्ट्रेस रिमूव करेंगे तो बॉडी वापस अपनी पोजीशन पे आएगी। अगर बी पॉइंट के बाद किसी भी पॉइंट के ऊपर बॉडी है और अगर हम स्ट्रेस को रिमूव करेंगे तो बॉडी अपनी पोजीशन पे नहीं आएगी। ठीक है, तो जो बी सी डी रीजन है ये प्लास्टिक रीजन है, बॉडी में कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन बाकी रहेगी, ओरिजिनल अपनी पोजीशन पे नहीं आएगी। अब मजीद अगर हम स्ट्रेस को इंक्रीज करते हैं तो हम पॉइंट सी के ऊपर पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब पॉइंट सी इस कर्व में सबसे मैक्सिमम पॉइंट है, यानी
यानी ये वो पॉइंट है जिसके ऊपर स्ट्रेस सबसे मैक्सिमम है, ठीक है ना। इससे ज़्यादा स्ट्रेस इस मटेरियल ने नहीं लिया है, तो इस वजह से ये जो सी पॉइंट है इसको हम बोलते हैं अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस पॉइंट, ठीक है। और ये बेसिकली मटेरियल की स्ट्रेंथ भी हो जाएगी, यानी स्ट्रेंथ मतलब कि कितना स्ट्रेस ये मटेरियल रेजिस्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये उस स्ट्रेस की वैल्यू हो जाएगी, तो ये है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल, ठीक है। अब इस पॉइंट बी के बाद आप देख सकते हैं कि अगर हम थोड़ा सा भी स्ट्रेस इंक्रीज करते हैं ना, बी और सी को अगर हम कंपेयर कर ले, तो थोड़ा सा भी अगर हम स्ट्रेस को इंक्रीज करते हैं तो स्ट्रेन में बहुत ज़्यादा इंक्रीज आता है, ठीक है। बजाय यहाँ पे देख ले लीनियर रेंज में, ठीक है, या इलास्टिक रेंज में, कि हमने देखो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस को इंक्रीज किया हुआ है, फिर भी डिस्प्लेसमेंट में कम चेंज आया हुआ है, ठीक है ना, कंपेरेटिवली अगर हम प्लास्टिक रीजन में कंपेयर करें। तो प्लास्टिक रीजन में कम स्ट्रेस बढ़ाने से भी, जो बीसी रीजन है इसमें कम स्ट्रेस बढ़ाने से भी क्या होता है कि डिफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, स्ट्रेन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है मटेरियल में। अब सी पॉइंट से अगर हम आगे जाएंगे, ठीक है, तो स्ट्रेस की वैल्यू डिक्रीज होगी। क्यों डिक्रीज होगी इसके ऊपर मैं आता हूँ, ठीक है। और अल्टीमेटली पॉइंट डी के ऊपर आके ये मटेरियल ब्रेक कर जाएगा, ठीक है ना। तो इस वजह से जो डी पॉइंट है इसको हम बोलते हैं फ्रैक्चर पॉइंट, ठीक है। इन इस पॉइंट के ऊपर आके मटेरियल फ्रैक्चर हो गया है, टूट गया है, ठीक है। तो ये डिफरेंट पॉइंट्स थे इस कर्व के अंदर। अब स्ट्रेस क्यों डिक्रीज होता है, ठीक है, तो ये होता है नेकिंग इफेक्ट की वजह से, ठीक है, नेकिंग। अब देख ले, ये स्टील रॉड है, ठीक है, ये स्टील रॉड है, इसके ऊपर मैंने टेंसाइल फोर्सेस लगा दिए, इसको मैंने खींचा, ठीक है। तो जब मैं सी पॉइंट के ऊपर पहुंच जाऊंगा, ठीक है, सी पॉइंट जो कि मेरा अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस पॉइंट है, ठीक है, उसके ऊपर जब मैं पहुंच जाऊंगा तो क्या हो जाएगा कि ये जो मटेरियल है ये बीच में से इस तरह से इसका क्रॉस सेक्शन रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, बीच वाला क्रॉस सेक्शन रिड्यूस हो जाएगा। अब ये जो सेक्शन है ये रिड्यूस सेक्शन है, इस सेक्शन को या इस इफेक्ट को हम नेकिंग इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। यानी टेंसाइल फोर्स लगाने से मटेरियल का क्रॉस सेक्शन रिड्यूस हो गया, ठीक है। अब चूंकि ओरिजिनल इतना ज़्यादा क्रॉस सेक्शन था, इतने क्रॉस सेक्शन ने फोर्स को रेजिस्ट करना था, ठीक है। अब जो है अल्टीमेट के बाद सिर्फ ये रीजन जो है स्ट्रेस को रेजिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये रीजन छोटा है, ठीक है, तो इसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस करने के लिए हमें कम फोर्स लगेगा, ठीक है ना। यानी अब इस रिड्यूस सेक्शन को डिफॉर्म करने के लिए हमें कम फोर्स लगेगा, और कम फोर्स मींस कम स्ट्रेस, ठीक है। तो कम स्ट्रेस से ये क्या होगा, ये मटेरियल डिफॉर्म होगा, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो जाती है कि स्ट्रेस की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, ठीक है, क्योंकि हम स्ट्रेस को कैलकुलेट करने के लिए वो ओरिजिनल एरिया ले रहे हैं, ठीक है। तो एरिया तो कांस्टेंट है, यानी स्ट्रेस की जो इक्वेशन है वो क्या है, फोर्स ओवर एरिया। एरिया तो कांस्टेंट है, हम वही ओरिजिनल एरिया ले रहे हैं, ठीक है, जो कि इस सेक्शन का है, और फोर्स अब कम हो जाएगा, ठीक है। यानी इस मटेरियल को डिफॉर्म करने के लिए इसमें लेट से इतना स्ट्रेन प्रोड्यूस करने के लिए पहले से कम फोर्स लगेगा, ठीक है ना। अब ये मटेरियल समझो कि खुद ब खुद ही डिफॉर्म होगा, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो जाता है कि अल्टीमेट पॉइंट के बाद जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है वो नीचे की तरफ जाता है, ठीक है, उसमें स्ट्रेस की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। अब इसी कर्व से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज है, ठीक है। सबसे पहले है स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ का मतलब क्या है कि लोड रेजिस्टेड बाय मटेरियल, कि एक मटेरियल ने कितना लोड रेजिस्ट कर लिया, ठीक है, तो उसकी जो पीक वैल्यू होगी ना उसको हम स्ट्रेंथ बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे इस कर्व में ये जो पॉइंट था, ये सी पॉइंट, ये सबसे हाईएस्ट वैल्यू थी स्ट्रेस की जो मटेरियल ने रेजिस्ट कर लिया, ठीक है। तो इस वजह से हम इसको बोलेंगे अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है, स्ट्रेंथ अंडर द टेंसाइल टेस्ट, ठीक है ना, यानी हमने जो फोर्स लगाया था वो टेंशन था, ठीक है। दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो ब्रेटलनेस है, ठीक है। अब ब्रेटलनेस का मतलब ये है कि मटेरियल सडनली ब्रेक करेगा, ठीक है ना, यानी उसमें कुछ एक्सटेंशन पैदा नहीं होगी पहले, ठीक है। जैसे ही उसकी अल्टीमेट वैल्यू पहुंचेगी मटेरियल ब्रेक करेगा, ठीक है ना। जैसे अगर आप लोगों ने बिस्किट को देखा हो, ठीक है, जैसे ही उसके ऊपर स्ट्रेस लगाते हो तो वो टूट जाता है, ठीक है। इसके बरक्स अगर आप फाइबर्स को लेते हो या कोई स्प्रिंग को लेते हो, तो अगर आप उसको एक्सटेंड करते हो, टेंसाइल फोर्स पे लगाते हो, तो ब्रेक करने से पहले पहले उसमें बहुत ज़्यादा डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो उस केस में जो स्प्रिंग है पेयर वो क्या है आपका, वो डक्टाइल मटेरियल है, ठीक है। और जो बिस्किट हो गया और ऐसे मटेरियल हो गए जो बहुत जल्दी टूट हो जाते हैं उनको हम ब्रिटल मटेरियल बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम इस कर्व के ऊपर आ जाए, ठीक है, तो ये अल्टीमेट पॉइंट है ये, और ये फ्रिक्चर पॉइंट है, ठीक है। तो अगर जो डिस्टेंस है इन दो पॉइंट्स के बीच में, यानी स्ट्रेस एंड कर्व के ऊपर अगर सी और डी पॉइंट आपस में एक दूसरे से दूर दूर हो, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि मटेरियल फ्रैक्चर होने से पहले बहुत ज़्यादा डिफॉर्म हो चुका है, ठीक है, उसने काफ़ी स्ट्रेन एक्सपीरियंस कर लिया है बिफोर ब्रेकिंग, ठीक है ना। तो इस वजह से ये मटेरियल फिर क्या होगा, ये डक्टाइल होगा, ठीक है ना। अब ब्रिटल मटेरियल कौन कौन से, ठीक है, तो कास्ट आयरन जो है ये ब्रिटल मटेरियल की एग्जांपल है, ठीक है। कास्ट आयरन हो गया, कंक्रीट हो गया, ठीक है, हाई कार्बन स्टील हो गया, हाई कार्बन स्टील, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स है ब्रिटल मटेरियल के, ठीक है। अब जो कास्ट आयरन है ये क्या होता है, बेसिकली प्योर आयरन नहीं है, ठीक है, जिसको हम Fe से रिप्रेजेंट करते हैं, ये वो नहीं है, ठीक है। ये बेसिकली एक अलॉय है, किसका अलॉय है, आयरन का
और सिलिकॉन का, ठीक है ना, मेनली आयरन और सिलिकॉन का एलॉय होता है, ठीक है। तो कास्ट आयरन, कंक्रीट और हाई कार्बन स्टील, यानी ऐसा स्टील जिसमें कार्बन का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, ये ब्रिटल हो। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो डक्टिलिटी है। इसको ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है, कि डिफॉर्म सिग्निफिकेंटली बिफोर ब्रेकिंग, यानी टूटने से पहले इसमें काफ़ी ज़्यादा डिफॉर्मेशन आएगी, ठीक है। और इसको हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि मटेरियल डक्टाइल तब होगा कि अगर हम इसको थिन वायर्स या थ्रेड्स में जो है क्या कर सके, कट कर सके या ट्रांसफॉर्म कर सके, ठीक है ना, कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स और थ्रेड्स। और बेसिकली ये तभी हम कर सकते हैं अगर इसमें डिफॉर्मेशंस पॉसिबल हो, ठीक है, यानी इसमें एक्सटेंशन पॉसिबल हो, हम उसको एक्सटेंड कर सके बिफोर ब्रेकिंग, ठीक है। तो डक्टाइल मटेरियल जो है वो कौन कौन से, गोल्ड डक्टाइल है, ठीक है, इसके अलावा कॉपर हो गया, और जो लो कार्बन स्टील है, ठीक है, लो कार्बन स्टील यानी ऐसा स्टील जिसमें कार्बन की क्वांटिटी कम होती है, ठीक है, तो वो डक्टाइल होते हैं, ठीक है। इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी को तो हमने डिस्कस कर ही लिया है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो हार्डनेस है, ठीक है। तो हार्डनेस का मतलब ये है कि मटेरियल हार्ड कब होगा, ठीक है, मटेरियल हार्ड तब होगा कि अगर हम उसमें स्क्रैचेस प्रोड्यूस ना कर सके, ठीक है ना। अगर हम हैमर से या नेल्स या किसी भी चीज़ से मटेरियल को स्क्रैच करना चाहे और उसमें हम निशान ना छोड़ सके, ठीक है, तो फिर हम बोलते हैं कि ये मटेरियल हार्ड है, ठीक है। अब हार्ड मटेरियल के एग्जांपल कौन से है, जैसे डायमंड हो गया, डायमंड बहुत ही ज़्यादा हार्ड मटेरियल है, ठीक है, और हाई कार्बन स्टील हो गया, ठीक है ना, हाई कार्बन स्टील। तो जो हार्ड मटेरियल्स होते हैं ये ब्रिटल भी होते हैं, ठीक है, यानी यील्ड के बाद ये डायरेक्ट फेल होंगे, ठीक है ना, इसमें आप ज़्यादा एक्सटेंशंस प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है। तो डायमंड और हाई कार्बन स्टील जो है ये हार्ड मटेरियल है, ठीक है। लास्ट जो प्रॉपर्टी है वो है टफनेस, ठीक है। और टफनेस का मतलब ये है कि अगर हम मटेरियल के ऊपर इम्पैक्ट फोर्सेस लगा देते हैं, ठीक है ना, इम्पैक्ट फोर्सेस जैसे हैमर ब्लोज हो गए, ठीक है, वो लगा देते हैं, और अगर वो उन ब्लोज को रेजिस्ट कर देता है, यानी इम्पैक्ट फोर्सेस को रेजिस्ट कर देता है, तो फिर हम बोलते हैं कि ये मटेरियल टफर है, और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं टफनेस, ठीक है ना। तो बेसिकली जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के अंदर एरिया है, अगर हम उस एरिया को कैलकुलेट करते हैं तो वो एरिया हमें क्या देता है, एनर्जी एब्जॉर्ब, ठीक है ना। तो टफनेस को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि स्टार्ट से लेके फ्रैक्चर पॉइंट तक, ठीक है, मटेरियल जितना एनर्जी अब्जॉर्ब कर लेता है तो वो बेसिकली उसकी टफनेस बन जाती है, ठीक है ना, अंडर दी इम्पैक्ट फोर्सेस, ठीक है। तो जो ब्रिटल मटेरियल होगा इसका कर्व ये है, यानी ये यील्ड के बाद डायरेक्टली यहाँ पे आके फेल हो गया, ठीक है। तो अब जो एरिया अंडर द कर्व है फॉर ब्रिटल मटेरियल वो ये है, ठीक है। तो कम एरिया है तो कम एनर्जी, यानी ब्रिटल मटेरियल फ्रैक्चर होने से पहले कम एनर्जी अब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। ये यील्ड पॉइंट है, फिर ये फ्रैक्चर पॉइंट है। तो डक्टाइल मटेरियल के केसेस में क्या है कि एरिया अंडर द कर्व बहुत ज़्यादा है, ठीक है, यानी बेसिकली क्या किया है कि इस मटेरियल ने फ्रैक्चर होने से पहले बहुत ज़्यादा एनर्जी अब्जॉर्व की है, तो ये मटेरियल अब डक्टाइल है और ये मटेरियल टफर भी है, ठीक है। और इसीलिए हम जब टफनेस को मेजर करते हैं वो जॉल पर मीटर स्क्वायर में इसको मेजर करते हैं, ये इसका यूनिट है, ठीक है, कि कितना एनर्जी पर यूनिट क्रॉस सेक्शन इस मटेरियल ने अब्जॉर्व किया है, ठीक है। तो फ्रैक्चर से पहले मटेरियल जितना ज़्यादा एनर्जी अब्जॉर्व करेगा वो उतना ही ज़्यादा टफ मटेरियल होगा। तो इस लेक्चर के रिगार्डिंग अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पे हम एनर्जी बैंड थ्योरी को डिस्कस करेंगे।